नमस्कार, मैं कुमार सौरभ। आज हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट नॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये लेक्चर मैंने अपने इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री क्लासेस आरा के इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर उनके लिए ही प्रिपेयर किया है, लेकिन नॉर्मलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th रिसर्च लैब में काम करने वाले और इसके साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नॉर्मलिटी को कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं, नॉर्मलिटी के कैलकुलेशंस को कैसे हम लोग आसान कर सकते हैं। तो हम सब जानते हैं नॉर्मलिटी होता क्या है, नॉर्मलिटी कहते किसको है। तो नॉर्मलिटी हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो इसको अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute divided by volume of solution in liter। नॉर्मलिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब प्रॉब्लम यह है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है number of gram equivalent is equal to mass in gram। किसका? सॉल्यूट का। अब हम बार बार सॉल्यूट नहीं लिखेंगे, लेकिन कहीं भी कुछ लिखा हुआ है मास मतलब सॉल्यूट का ही कह रहे हैं। तो क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, जिसको कि हम लोग n से डिनोट करते हैं। अब देखिए, नॉर्मलिटी निकालना है तो हमको चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो जो भी मिल जाएगा, लेकिन हमको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है मास इन ग्राम अपन इक्विवेलेंट मास। अब मास इन ग्राम तो मान लीजिए दिया रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? तो इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपन वैलेंसी फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर मास तो पता रहता है, लेकिन वैलेंसी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट अब यही है। अगर ये कैलकुलेट हम कर लिए तो हम लोग नॉर्मलिटी को आसानी से निकाल लेंगे। तो मेन जो वैलेंसी फैक्टर है, हम लोग देखते हैं कि वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि अलग अलग कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर, जिसको कि हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि एसिड है, आपका कंपाउंड एसिड है, जिसका कि आपको नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी निकालना है तो उसके लिए पहले वैलेंसी फैक्टर जानना होगा। तो वैलेंसी फैक्टर एसिड्स का क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स जो होते हैं उनका वैलेंसी फैक्टर होता है। अब अगर बेस है तो बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो एसिडिटी ऑफ बेस। उसी तरह से एसिड हो गया, बेस हो गया, तो सॉल्ट भी तो हो सकता है जिसका कि आपको नॉर्मलिटी निकालना हो। तो सॉल्ट के लिए क्या होता है? तो सॉल्ट के लिए होता है टोटल चार्ज ऑन कटायन और एनायन विदाउट साइन। याद रखना है, साइन के बिना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर NaCl है
तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका n फैक्टर 1 होगा। ठीक है, या तो आप कटायन का ले लीजिए या अनायन का ले लीजिए। उसके बाद हो सकता है आपके पास जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे निकलता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, या इसी को दूसरे टर्म में हम लिख देते हैं और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। दोनों एक ही बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा, तो जितना डिक्रीज हुआ वही उसका n फैक्टर हो जाएगा। अब अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट के केस में भी वही होता है, यहां पे होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। और इसमें क्या हो जाएगा, जब इसमें इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो ये 5 चीजें जो हैं, ये 5 कंपाउंड्स हैं, अगर इनका आप ऑक्सीडेशन